भरतपुर के लोग टकराए हैं। बहुसंख्यक जाट होने के नाते वो जाटों को कहा जाता है, लेकिन सारे वर्ग और धर्म और जाति के लोग उसमें सम्मिलित रहे हैं। वीरांगनाओं ने जो है बहुत बड़ा जौहर किया, हजारों स्त्रियों ने जौहर किया है। एक पद्मिनी के जौहर की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत ठीक है, पद्मिनी का जौहर भी एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन यहाँ तो हजारों हजार अबलाओं ने, बालाओं ने और महिलाओं ने जो है विदेशी सत्ता के जो है अपनी अस्मत को और अपने धर्म को बचाने के लिए जो है युद्ध किया, अपने आप को कुर्बान किया है। तो यहाँ की भरतपुर की जाटनियाँ राजपूत छत्राणियों की तरह आग में जल करके आत्मदाह नहीं करती थी, तो वो तो युद्ध करके मरती थी, या जब जैसे ही देखती थी कि अब हम पराजय हमारे निकट है, हम नहीं कर सकते, तो वो एक दूसरे की तलवार से अपना गर्दन काट के और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती थी। औरंगजेब का जो शासन है वो सबसे क्रूर शासन मुस्लिमों का माना गया है। उसने जजिया कर लगा दिया। जजिया कर हम अखबार उसमें पढ़ते हैं, पुस्तकों में ज़्यादा वो नहीं लगता हमको, लेकिन वो भयावह इतना है कि धार्मिक, यदि अगर आपका पुरखा मर गया है तो उसको पिंडदान करने के लिए हरिद्वार या गंगा जी जा रहे हो तो आप पर इतने टैक्स लगा दिए जाएंगे कि आपकी 2 साल की फसल सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी। मंदिरों को तोड़ दिया गया, पाठशालाओं को बर्बाद कर दिया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, इस्लाम को कबूल करने के लिए तलवार का सहारा लेकर के कत्लेआम उसने किया गया। इस तरह अत्याचार का वातावरण यहाँ। तो दिल्ली से लेकर आगरा तक स्थिति ये थी, जो कि ब्रज प्रदेश के लोगों को संगठित किया यहाँ के लोगों ने, जिसमें राजा राम हैं, चूड़ामन हैं, गोकुड़ा है, महाराजा सूरजमल है, और वीर योद्धा राजा खेमकरण सुगरिया है, सुग्रीव है, बहुत सारे लोग हैं, रुस्तम हैं, जो जिन्होंने कि इन आतताइयों से संघर्ष किया और अपनी भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म को और अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं थी। जो भी कोई सुंदर अबला उनको नज़र आती थी तो उसको जबरन जो है अपने हरम में ले जाते थे। तो इसलिए पर्दा प्रथा का जो प्रादुर्भाव हुआ उसी वक्त का तो है कि लोग अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, जिससे कि इस विधर्मी की कहीं नज़र उस पर नहीं पड़ जाए। बताते हैं कोई कहानी है इसके पीछे की, ऐसी कोई घटना हुई जिसको लेके उसके कोतवाल वगैरह ने कुछ घटना कर दी थी? ऐसा है, यहाँ आऊ के पास एक लालवेग नाम का सेनापति था औरंगजेब का। लालवेग वो उसकी चौकी थी यहाँ। मैं गया हूँ, जब मैंने पहली बार जब वो जाटों का गौरवशाली इतिहास लिखा तो वो स्थल मैंने देखा, तो वहाँ होके जब कुछ सड़कें नहीं थी लेकिन एक आम रास्ता था, तो एक ब्राह्मण जो है अपनी नई विवाहिता को साथ ले करके आया, तो वो कुछ रेस्ट करने के लिए वहाँ रुक गया। एक धर्मशाला टाइप की बनी हुई थी, कुआं था, छाँव हुआ, लेकिन लालवेग का भिस्ती उधर पानी के लिए आया। उसने देखा कि बहुत सुंदर एक कन्या है, तो उसने अपने उस मालिक को, सेनापति को कहा कि बहुत खूबसूरत कन्या है। उसने अपने सैनिकों को भेजा और उनको दोनों को पकड़ करके ले गए। उसको तो हरम में रख लिया और उसको उधर कैद कर लिया। लेकिन धीरे धीरे ये बात ब्रिज में चार फैल गई। तो ये राजा राम को, राम चेहरा को इस घटना को पता चला। उस वक्त राजा राम और राम चेहरा एक जाटों का नेतृत्व कर रहे थे पूरा का पूरा। तो उनको ये कहा गया, एक ब्राह्मण की कन्या को उठा करके वो ले गए हैं। तो उन्होंने उस पर आक्रमण किया, लालबेग को कत्ल किया और उस ब्राह्मण कन्या को वहाँ से मुक्त करा करके उसको सत्सर इज्जत के साथ। अब आप देखिए, अफगान का विश्व विजेता अहमद शाह अब्दाली जो पूरी दुनिया को जीत चुका था, सारे हिंदुस्तान के रजवाड़ों में, वो भारत को नहीं जीत पाया। भारत को आया लेकिन उसने कहा कि 5 करोड़ सूरजमल, मुझे सुना है सूरजमल पर बहुत पैसा है, 5 करोड़ दे दे तो मैं उसको बख्श दूंगा। सूरजमल उसको अटकाता रहा, लटकाता रहा, उसको धमकी भरा पत्र दिया उसने कि यदि अगर तुमने मुझको नजराना नहीं दिया तो मैं तुम्हारे डेग, कुमेर और भरतपुर के किलों को ध्वस्त कर दूंगा और पूरी जनता को लहू मान करके कत्लेआम मचा दिया जाएगा। उसने मचाया भी, मथुरा में बहुत कत्लेआम किया, गोवर्धन में, वृंदावन में, इनमें मथुरा के अंदर इतना कत्लेआम उसकी सेनाओं ने किया कि उसमें मुस्लिम भी नहीं बचे। तो उन्होंने काट करके गाय का सिर और एक आदमी का सिर बांध करके और मीनारें बनवा दी लाशों की, और उनको ये इनाम दिया गया कि हर प्रत्येक एक लाश पर 2 रुपये दिए जाएंगे जितनी भी लाश कोई काट करके लाएगा। तो इस तरह के अत्याचार का विरोध लेकर यहाँ के लोगों ने किया, जाटों ने किया। तो इसलिए उसने मुझे प्रभावित किया कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने सत्ता के नीचे रह करके विद्रोह किया हो और एक नया ऐसा राज्य, एक सामान्य से किसानों ने, बहुत सामान्य किसानों ने, और एक ऐसा सुगठित राज्य स्थापित कर दिया जिसका उत्तर भारतवर्ष के अंदर कोई मुकाबला नहीं था।
यदि अगर छोटी सी उम्र में महाराजा सूरजमल की और जवाहर सिंह की मृत्यु नहीं होती तो वो एक नायाब होते थे। वो तो भारतेंद्र महाराजा सवाई जवाहर सिंह कहता था अपने आप को। उसने जो अत्याचार सुने देखे थे उसका बदला भी उसने काफ़ी लिया, लेकिन उसने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। वो उसको कहा गया था कि आगरा में से मंदिर है, फतेहपुर सीकरी में से मंदिर है, इनको तोड़ करके इनको मंदिर बना दिया। उसने कहा कि मेरा मुसलमानों से विरोध है, यहाँ के सत्ताधीशों से विरोध है, यहाँ के शासकों से विरोध है, इनके अत्याचार से विरोध है, मेरा किसी धर्म से नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँ। दुनिया के अंदर नहीं, भारतवर्ष के अंदर यदि अगर कोई भी भरतपुर का एक किला ऐसा है जिस पर कोई भी अपना ध्वज नहीं फहरा सका, न अंग्रेज, न मुस्लिम, न अफगान, न मराठा, कोई भी आया विदेशी यहाँ, लेकिन वो पचरंगी ध्वज देकर कोई फहराने का गौरव है तो भरतपुर को है। जबकि भारतवर्ष के सारे राजाओं को हर किसी न किसी राजा ने जीत लिया, लेकिन भरतपुर को कभी कोई जीत नहीं सका। 1805 में लॉर्ड लेक जो विश्व का बहुत बड़ा सेनापति था, उसने 4 बार 5 बार आक्रमण करने के बाद भी भरतपुर को नहीं जीत पाया, तभी उसको आयरन फोर्ट लोहागढ़ नाम दिया गया। तो लोग कहते हैं कि भरतपुर तो लोहागढ़ है, उसको जीत नहीं पाएगा। एक बड़ा कष्ट है कि भरतपुर जितना वैभवशाली है, जितना पर्यटन की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, उतना इसको उजागर नहीं किया गया। यहाँ के लोगों ने अब वर्तमान सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण भी हम जो है नहीं है, जबकि ये ऐसे गोल्डन एंगल पर है, दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, आगरा के बिल्कुल सेंटर में होने के बाद भी टूरिस्ट यहाँ आकर के बहुत कुछ देख सकता है। जल महलों को आप देखिए तो उस वक्त के कारीगरों की टेक्निक को देखते रह जाएंगे आप। भरतपुर का बिल्कुल जो किला है वो जीत नहीं पाया उस टेक्निक को। आप समझिए कि गाढ़े से मिट्टी से बना हुआ किला, तो बड़े बड़े जीतने के, लेकिन वो नहीं जीता। उन्होंने वो टेक्निक अपनाई कि किधर से भी उसका तोप का गोला जाएगा, लेकिन वो किले पर लग करके मिट्टी की जो दीवारें जो बनाई हैं उसमें धंस जाएगा या नहर में गिर जाएगा, लेकिन उसको ध्वस्त नहीं कर पाया। तो ये बड़ी टेक्निक आप इसमें ये वैज्ञानिकों की देखिए कितनी बड़ी टेक्निक को अपनाया गया, क्योंकि मैदानी किला है ये। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अधिकतर किले या तो पहाड़ों पर हैं या नदियों के किनारे जी, जिससे उनको सेफ वॉल मिलती है, लेकिन ये मैदानी किला है कटोरे की तरह से। तो अपनी जनता को न्याय प्रदान करना, अपनी जनता को सुख और शांति देना यहाँ के शासकों की सबसे बड़ी खूबी, बिना किसी धार्मिक भेदभाव। अब आप देख सकते हो भरतपुर का क्या आश्चर्यजनक बात है कि गंगा मंदिर लक्ष्मण मंदिर के बीच में मस्जिद बिल्कुल है और नायाब है। हिंदुस्तान में कहीं आप उदाहरण नहीं बता सकते। हाँ बिल्कुल है, और उसी वैभवशाली तरीके से वो भी शासकों के द्वारा बनाई हुई, इन्हें उनकी जनता के सहयोग से बनाई हुई। गंगा मंदिर को हिंदुओं ने पैसा दिया, मस्जिद को मुसलमानों ने अपने वेतन दे करके बनाया। और ये आप देखिए कि कभी जातीय आधार पर यहाँ कभी संघर्ष नहीं हुआ। ये यहाँ के शासकों की बहुत बड़ी देन है। जबकि पूरे हिंदुस्तान में जातीय आधार पर दंगे हो जाते हैं, कभी झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तो कभी कुछ कोई झगड़ा नहीं होता। ये उनकी जो राजनीतिक सोच थी, सामाजिक सांस्कृतिक सोच थी, सबको साथ लेकर चलने की जो भावना थी, ये उसका प्रतिफल है। आज भी हम बड़े सुख और शांति के साथ जो भरतपुर में रह रहे हैं, वो हम भरतपुर के शासकों की देन मानते हैं। अच्छा, आपने जैसे एक बार कहीं सुनने में भी मुझे कई बार आया है कि ये बोला जाता है भरतपुर शासकों के कारण ही यहाँ से अकबर जो है वो, मतलब ये जो मुग़ल शासक थे, ये क्या बोलते हैं, आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली ले गए थे। ये सच है क्या? बिल्कुल सच है। अब आगरा के और दिल्ली के चारों ओर जाट, दिल्ली को कम है, आगरा के चारों, तो जाटों ने विद्रोह किया, वो टकराए सीधे उससे, हमेशा उनका सत्ता से टकराव रहा, तो वो शांति चाहते थे। तो अब इन उपद्रवियों से इनसे शांति कैसे मिले? तो इसलिए वो उन्होंने बार बार सत्ता आगरा से, आगरा का नाम पहले अकबराबाद था, उन्होंने आगरा का नाम भी बदला, अकबराबाद, दिल्ली ले गए। तो धर्म के आधार पर उन्होंने नाम है आपने बदले हैं, बदलते रहे, लेकिन हमारे यहाँ के जो शासकों ने उन्होंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसमें जाटों का एक सबसे बड़ी बात है कि उसको आंख दिखा करके डराया नहीं जा सकता, प्यार से उससे सब कुछ लिया जा सकता है। ये इतिहासकार इतिहास में लिखते हैं। प्रोफेसर कानून को लिखता है कि जाट एक ऐसी जाति है जो सामान्य काल में अपने काम धंधे में, खेती में, किसानी में लगी रहती है और युद्ध के समय पर वो युद्ध करती है, लेकिन
जब तक उसके सामान्य जीवन में कोई दखल नहीं दे वो किसी से छेड़खान पसंद नहीं करता। लेकिन यदि अगर उसको छेड़खान कर दी, उसके स्वाभिमान को, उसके मान सम्मान को, उसकी स्त्री को और उसकी जड़ और जोरू जमीन को, इनको छेड़ने की कोशिश की, तो फिर वो अपना बदला लिए होगा नहीं मानता है। तो यही कारण है कि ये जो शासक हैं हमेशा डरते रहे उनसे और उनको ये अवॉइड करते रहे कि जाटों से जितना बचा जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, इसके अलावा अभी जैसे आपने बोला कि 36 कौमों या 36 पूरी सरदारी के साथ में इस भरतपुर को और सारा राज्यपाट किया गया है, इसके कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ हो? देखिए, मोहनराम बरसानिया जो ब्राह्मण थे वो सेनापति थे। अच्छा, मोहनराम बरसानिया जो आपको भरतपुर के अंदर बरसानिया जो मोहल्ला है, हाँ, वो नहीं का है। तो मोहनराम बरसानिया सेनापति थे। टोडरमल जो है वो खजांची रहे। जाटव यहाँ के खजाने के मालिक रहे। वैश्य जो वहाँ रहे। ब्राह्मण इनके गुरु रहे, जो भी है पूरा का पूरा जो है। और दलितों को उन्होंने रखा, उनको खजाने का जो है मालिक बना के रखा। और सारे जो अच्छे अच्छे पद हैं वो सारी जाति गुजर धाऊ रहे। मतलब यहाँ के शासकों का नवजात बच्चा गुजरी के दूध से पल्लवित होता था, पुष्पित होता था। अच्छा, धाऊ का मतलब वो लेडी, उन्होंने धाऊ एक सम्मान का प्रतीक दिया। ओके। अब आप देखिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वैश्य परिवार के लोगों जिनको चौधरी का खिताब है। अब ये केशव देव अग्रवाल थे हमारे कपड़े वाले, जो अभी कोतवाली पर दुकान है उनकी, तो वो चौधरी साहब थे। मैंने उनसे पूछा, मैं आपका चौधरी हो गए? बोला, हमको राजा महाराजाओं ने खिताब दिया था चौधरी साहब। पटेल साहब, चौधरी साहब, ये फौजदार साहब, फौजदार भी तब थी जो सेना में कोई अच्छा प्रदर्शन करता था, शौर्य दिखाता था, उसको फौजदार खिताब दिया जाता। तो इस तरह से उन्होंने सारी जाति के लोगों को जोड़ा। यहाँ उनकी सेनाओं में, उनके राजकाज संचालन में सारे के सारे लोग हमेशा रहते थे। यही तो कारण है कि सारी सातों के 3600 कौम अपने राजा को प्यार करते थे, सम्मान करते थे, उनकी बात को मानते थे। कभी आंतरिक विद्रोह यहाँ नहीं हुआ। जबकि आपने देखा होगा कि राजपूत राज्यों में और राजपूताने के उन राज्यों में आंतरिक विद्रोह भी हुआ है। हाँ, काफ़ी हुआ है। लेकिन यहाँ कभी आंतरिक विद्रोह नहीं हुआ। और अगर कोई छोट परिवार को, क्योंकि वो निर्बलताएं, दुर्बलताएं और वो व्यसन इनमें नहीं थे जो अन्य राजा महाराजाओं में थे। अब आप देखिए, भरतपुर का क्या मैं पढ़ रहा था, हमारे यहाँ जनान खाने के बारे में, रानियों के बारे में बहुत कम राइटरों ने लिखा है। मैंने पहली बार रानियों को टटोल करके लिखा है, महारानी किशोरी को। उसको कुम्हेर का जो हमारा महल है, किला है, वो जनान खाना है। वो उस महल के अंदर 4 चौक हैं और हर एक रानी को एक लाली, राजपूत जैसे बांदी, दासी ये शब्द कहते थे, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिज का शब्द कहते थे लाली। यहाँ तो अपन ये तो अपनी बहन बेटियों के लिए यूज में लेते हैं। तो उसको एक लाली दी जाती थी और सब सामूहिक रूप से रहते थे और एक ही चूल्हे पर सबका खाना बनता। अच्छा, ऐसा नहीं था कोई भी दरबार, लेकिन जनान खाना सुरक्षित रहता था। ये नहीं है कि एक दरवाजे में से राजपूतों की तरह कोई घुसे और दूसरे में होकर निकल जाए, इस तरह का वो नहीं था। पूरा का पूरा चरित्र पर यहाँ बहुत बात रहती थी, चरित्रवान।